वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे UFC 287 के बारे में। हम UFC 287 की हर फाइट के बारे में बात करेंगे, मेन इवेंट को छोड़ के। हम UFC 287 की हिस्टोरिकल वैल्यू के बारे में भी बात करेंगे। हम UFC 287 की मेन इवेंट के अलावा एक फाइट जो मेन इवेंट में नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे। हम राउल रोसास के बारे में बात करेंगे, हम होरे मासविदाल के बारे में बात करेंगे, गिलबर्ट के बारे में बात करेंगे, सैंटियागो पोंजिनियो और केविन हॉलैंड के बारे में बात करेंगे। और इन सब के बारे में बात करने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का इंडिया में सबसे बेहतरीन चैनल है। नॉलेज कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, थोड़ा सा बदसूरत फर्जी माइक के साथ, घटिया लाइटिंग के साथ, बट नॉलेज का लाइट अपना एक अलग उजाला देता है। ठीक है, मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देख के उठेंगे तो पहले से आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा। तो चलिए चलते हैं शुरुआत पर। एज आई सेड, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टाइमिंग नोट कर लीजिए। सुबह 7:30 बजे से ये फाइट है कि 10 to 10:03 में दिखाई देगी। पर मैं जिस फाइट के बारे में सबसे पहले बात करने वाला हूं वो प्रीलिम्स की फाइट है। मुझे पता है कि आप प्रीलिम्स नहीं देख पाते, तो कोई ना कोई जुगाड़ लगाइए ताकि आप प्रीलिम्स देख पाए, क्योंकि प्रीलिम्स का जो मेन इवेंट है वो है वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर केविन गैसलम वर्सेस क्रिस कर्टिस। एक्चुअली क्रिस कर्टिस भी मेरा वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर है। राइट, आई रियली लाइक क्रिस कर्टिस, है ना। और केविन गैसलम भी। केविन गैसलम, कहते हैं ना कि मेरा भरोसा ना करने वाले, वक्त बदलेगा मैं बदल जाऊंगा। तो अभी केविन गैसलम का बुरा वक्त चल रहा है। आपको पता है बुरे वक्त की अच्छी बात क्या है? कि वो चला जाता है। ठीक वैसे ही अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो भी चला जाता है। केविन गैसलम का अच्छा वक्त जा चुका है, बुरा वक्त आ चुका है, बट बुरा वक्त भी अच्छे वक्त की तरह एक दिन चला जाएगा। क्रिस कर्टिस उभरता हुआ सितारा है। क्रिस कर्टिस इज वेरी फनी, आई लाइक हिम। अब इस फाइट के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ये फाइट आप देखिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है ऑलरेडी पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो जानते हैं केविन गैसलम के बारे में मेरे विचार। बट जो नए लोग हैं, मेरा मानना है कि आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप एक नया खिलाड़ी है, नया तो नहीं है बट फिर भी यूएफसी के लैंडस्केप में नया है क्रिस कर्टिस, उसको जाने बिना किसी ओपिनियन के, है ना। अब मैं जैसे कि ना, ये फाइट मेन इवेंट की कई फाइट हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, उनसे बेहतर है। ठीक है, चलिए मेन इवेंट में बात करते हैं। मेन इवेंट की सबसे पहली फाइट है राउल रोसास या राउल होसास जूनियर वर्सेस क्रिश्चियन रॉड्रिगेज। इस फाइट के बारे में मैं सिंपल सी ये बात कहना चाहूंगा कि ये फाइट जो है राउल रोसास को आसानी से जीतनी चाहिए। वैसे मैं कुछ और भी कहता हूँ, है ना, इसमें इतना प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। राउल रोसास को जीतनी चाहिए आसानी से, क्योंकि राउल रोसास के सामने एक ऐसा अपोनेंट खड़ा किया गया है और खड़ा किया जाएगा जिसको वो हरा सके। अगर वो उसको नहीं हरा सकने वाला है, या फिर बराबर है, या फिर उसका ओपोनेंट बेहतर है, तो वो ओपोनेंट उसके सामने खड़ा किया ही जाएगा ही नहीं, क्योंकि राउल रोसास जूनियर जो है यूएफसी का नया लव चाइल्ड है। और एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, जो क्रिश्चियन रॉड्रिगेज है वो इतना वीक अपोनेंट नहीं है जितना होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं, एक स्लो बिल्ट है और एक फास्ट बिल्ट है। अब दोनों में फर्क क्या है? स्लो बिल्ट का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिर फास्ट बिल्ट का एग्जांपल देता हूं। स्लो बिल्ट का एग्जांपल है शॉन ओमैली। जब तक शॉन ओमैली तैयार नहीं है बड़े फाइटर्स के लिए, तब तक शॉन ओमैली को थोड़ा इजी फाइट दिए गए। ठीक है, अब मैं बताता हूं फास्ट बिल्ट का एग्जांपल। फास्ट बिल्ट का एग्जांपल है डैरेन टिल। डैरेन टिल को एक के बाद एक बड़े मौके दिए गए और उसको सीधे फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी टाइटल शॉट तक पहुंचा दिया गया। स्लो बिल्ड के फायदे बहुत हैं, फास्ट बिल्ड के नुकसान बहुत हैं। मेरा मानना है कि राउल रोसास जूनियर को या राउल होसास जूनियर को या हाँ राउल होसास जूनियर को फास्ट बिल्ड पे डाला गया है। अब दोनों में फर्क क्या है, आखिर ऐसा क्यों है? यूएफसी को डैरेन टिल भी पसंद है, यूएफसी को शॉन ओमैली भी पसंद है, क्योंकि उनकी नजर में वो दोनों स्टार हैं। आज हम बात नहीं करते कि वो दोनों कहाँ खड़े हुए हैं अपनी जिंदगी में, बट जब उस समय आए थे तो दोनों ही यूएफसी के लिए स्टार हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि एक के साथ ये और एक के साथ ये? मैं बता रहा हूँ, ये बात कॉन्ट्रैक्ट की फाइट है। अगर आपका मैनेजर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ज्यादा प्राइस का तय करता है, ज्यादा प्राइस का नेगोशिएट करता है, और जब यूएफसी आपके लिए ज्यादा पैसा दे रही है, तो वो आपको लल्लू पंजुओं से नहीं फाइट कराएगी। वही शॉन ओमैली की टेक्निक है कि थोड़ा छोटा कॉन्ट्रैक्ट ही सही, पर
इजी फाइट हो, ताकि वो तैयार हो सके टफ फाइट के लिए। और जब टफ फाइट के लिए आप तैयार हो तो नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करो और टफ फाइट लो। ठीक है, फ्री कम कॉन्ट्रैक्ट में टफ फाइट करने का कोई मतलब नहीं है ना। और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में यूएफसी इजी फाइट देगा नहीं। समझ रहे हैं आप? ये बिजनेस है, इट्स नॉट अ स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, अगली फाइट के बारे में बात करते हैं। अगली फाइट है केविन हॉलैंड वर्सेस सैंटियागो पोंज़िनियो की फाइट। इस फाइट के बारे में मैं पहली बात, दो बातें आपको बता देता हूँ। ये फाइट इंटरेस्टिंग होने वाली है, बोरिंग नहीं होगी। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये फाइट ग्राउंड पे नहीं जा रही है, ये फाइट स्ट्राइकिंग बैटल होगी। तो कम से कम यहाँ पे केविन हॉलैंड को डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा कि वो अपना जिस्सी यूज करे, स्ट्राइकिंग यूज करे, वो स्ट्राइकिंग ही यूज करेगा। एक बात जो इंपॉर्टेंट है, केविन हॉलैंड को यह तय करना होगा कि उसे करना क्या है, उसे किसको एंटरटेन करना है, उसे चाहिए क्या। क्या वो जनता और डेना वाइट को एंटरटेन करना चाहता है या चैंपियन बनना चाहता है? क्योंकि चैंपियनशिप पोटेंशियल है केविन हॉलैंड में। डेना वाइट और केविन हॉलैंड को तय करना है कि क्या वो एलेक्स परेरा, इजराइल अदेसानिया टाइप बनना चाहता है, क्योंकि उस टाइप का फाइटर है वो, या फिर उसको माइकल चैंडलर बनना है। दोनों चीजों के अपने अपने फायदे हैं, पर आपको तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, जहां तक सैंटियागो पोंज़िनियो की बात है, सैंटियागो पोंज़िनियो एक समय बहुत मतलब नेक्स्ट बिग थिंग था। ठीक है, सभी उसी की बात करते थे और कई लोगों को मानना था कि वो नेक्स्ट चैंपियन होगा। मेरा भी ये मानना था, पर बीच में फिर सैंटियागो पोंज़िनियो को इंजरीज हुई और बहुत लंबा गैप बीच में हुआ। और जो सैंटियागो पोंज़िनियो वापस आया, वो पुराना वाला तो नहीं था, बट बुरा नहीं था। तो सैंटियागो पोंज़िनियो के फ्यूचर में मैं चैंपियनशिप नहीं देखता हूँ, ऑल्दो आई लाइक हिम वेरी मच, है ना। सैंटियागो पोंज़िनियो ऐसा नहीं है कि स्किल में कहीं भी केविन हॉलैंड से पीछे है, बट प्रॉब्लम है कि ग्रैपलिंग में थोड़ा सा कम पावर है, स्ट्राइकिंग में थोड़ी सी कम स्पीड है। जहां तक डिफेंस की बात है, डिफेंस थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। इसलिए नहीं कि केविन हॉलैंड बेहतर हो गया, इसलिए क्योंकि उम्र के साथ सैंटियागो पिछड़ गया है। अगर यही सैंटियागो से 3 साल 4 साल पहले फाइट 4 साल पहले फाइट हुई थी, तो मैं बोलता कि बिल्कुल अपना घर बार सब लगा दो सैंटियागो पे। बट आज मेरा दिल कहता है कि केविन हॉलैंड जीतेगा, दिमाग कहता है कि केविन हॉलैंड जीतेगा। और अगर मेरे पास पैसा होता तो केविन हॉलैंड पे ही लगाया जाता। अगली फाइट है रॉब फॉन्ट वर्सेस एड्रियान यानेस की। एड्रियान यानेस के बारे में लोगों का कहना है, एनालिस्ट का कहना है, हर किसी का और उसके बाप का कहना है कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक एड्रियन एनिस को हराने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि उसको ग्राउंड पे लेके जाओ और हराओ। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉफर्ड को हराने का फॉर्मूला भी सेम है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फाइट ग्राउंड पे नहीं जाएगी। ये फाइट जो है 3 राउंड की स्ट्राइकिंग बैटल होगी। कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि एड्रियन यानेस यंगर है, जवान है, रॉफर्ड से थोड़ा तेज है, और अब एड्रियन यानेस का टाइम है, यानी कि यह फाइट आसानी से एड्रियन यानेस को जीतनी चाहिए। पर मैं भी यही कहता अगर ये फाइट 6 महीने पहले हो रही होती। बट रॉफर्ड ने एक इंटेलिजेंट काम किया है कि रॉफर्ड ने पिछली हार के बाद थोड़ा लंबा समय लिया है रिकवर होने का। और मैं बता रहा हूँ कि रिकवरी का टाइम जितना लंबा होता है ना, फाइटर उतना बेहतर होता है। इसीलिए मैं इजराइल अदेसानिया ने दोबारा जो जल्दी फाइट लिया उसके पक्ष में नहीं था। खैर, तो ये इकलौती चीज है जो इस बात को बल देती है कि रॉब फॉन्ट भी ये फाइट जीत सकता है। मेरा दिल कहता है कि ये फाइट ड्रॉ होनी चाहिए, क्योंकि मैं दोनों फाइटर्स को पसंद करता हूँ। दिमाग कहता है कि ये फाइट जो है एड्रियन यानेस को जीतनी चाहिए। पैसा होता तो मैं रॉब फॉन्ट पे लगाता। आप बताइए। अब को मेन इवेंट की बात करते हैं। को मेन इवेंट है गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस होर्हे मासविदाल। सबसे पहले होर्हे मासविदाल की बात करते हैं। होर्हे मासविदाल सॉलिड 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 स्ट्राइकर है।
और कई लोग कहते हैं ना कि यार ये फाइटर बॉक्सिंग में, मतलब बॉक्सिंग में ठुक पिट के आ जाते हैं एमएमए वाले। होरे मासविदाल, नीट डियर्स जैसे लोग हैं जो बॉक्सिंग में भी काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली बॉक्सर पहले हैं, एमएमए आर्टिस्ट बाद में है। ठीक है, सॉलिड पंचर है। पहले वाला होरे मासविदाल अलग है, और 4 साल 5 साल पहले जिस होरे मासविदाल का उदय हुआ है डेरिन टिल की फाइट के साथ, वो मासविदाल अलग है। इस मासविदाल के पास नॉकआउट पंच भी है। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉलिड स्ट्राइकर है, बट एक इंटरेस्टिंग बात जो है होरे मासविदाल को अपने कंटेम्प्रेरी से अलग करती है, वो है होरे मासविदाल काफी बेहतरीन डिफेंसिव स्ट्राइकर है, और उसके पास रेंज मेंटेन करने के लिए किक्स बहुत अच्छी है। ठीक है, अब जहां तक रेसलिंग की बात है, एक्चुअली होरे मासविदाल बहुत अच्छा रेसलर है, और जहां तक डिफेंसिव रेसलिंग की बात है तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट। सॉरी, मुझे यहाँ पे मैसेज देखने हैं अपने क्लाइंट्स के, इसलिए थोड़ा ध्यान इधर जा रहा है ना। यहाँ पे तो इस पे तो डिपेंड हो नहीं सकते पैसों के लिए। तो जहां तक डिफेंसिव रेसलिंग की बात है, होरे मासविदाल की बहुत बेहतरीन है। ना सिर्फ वो अच्छे टेक डाउन डिफेंस उसके पास है, बल्कि वो अंडर द अपोनेंट बहुत तेजी से ऊपर आ सकता है ना, वापस से खड़ा हो सकता है। हमने उस्मान वाली पहली फाइट में देखा कि वो ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। अब बात करते हैं कमजोरी की। होरे मासविदाल की कमजोरी, हर कमजोरी की जड़ जो है ना, वो उसकी उम्र है। इसी की वजह से वो थोड़ा सा पहले से स्लोअर है, उसके जो रिएक्शन है पहले से स्लोअर है। अब एक और चीज है जो मेरे दिमाग में बार बार उठ के आ रही है, वो है उसकी चिन। मुझे नहीं पता कि होरे मासविदाल की चिन पहले जैसी मजबूत है या नहीं, क्योंकि जैसा नॉकआउट कमारू उस्मान का हुआ था, उसके बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है। मैंने देखा है बॉक्सर्स की जिंदगी बदलते हुए, मैंने देखा है एमएमए फाइटर्स की जिंदगी बदलते हुए, मैंने देखा है किंग बॉक्सर्स की जिंदगी बदलते हुए नॉकआउट के बाद। ठीक है ना, इसलिए मेन इवेंट में भी, मतलब जो इजराइल वाली फाइट है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां तक रेसलिंग की बात है, और है का ये जो पावर डिफरेंशियल है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है उसको। जहां तक गिलबर्ट बर्न्स की बात है, गिलबर्ट बर्न्स जुजित्सु के मामले में यूएफसी का सबसे बेहतरीन फाइटर है। सबसे बेहतरीन फाइटर में से एक नहीं है, सबसे बेहतरीन फाइटर है। ठीक है, एलेक्स भाई आपका, सॉरी, दूसरा ब्राजीलियन जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ, चार्ल्स ओलिवेरा, वो उसको टक्कर दे सकता है। ठीक है, अब लोग कई बार ना, आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं ग्राउंड में ना बहुत अच्छा है, बट कैसे अच्छा है मैं आपको बताता हूँ। टेक डाउन हर किसी की चीज की इनिशिएटिव है ग्राउंड, राइट, ग्राउंड ऑफेंस की। टेक डाउन लेने के बाद दूसरे जो कोबी कविंगटन टाइप के जो रेसलर हैं, वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ग्राउंड एंड पाउंड से, क्योंकि वो सबमिट करने की ना तो इच्छा रखते हैं, और ना ही उनको वो इजी लगता है। वहीं दूसरी तरफ आपके गिलबर्ट बर्न्स जैसे फाइटर होते हैं, जो आपको ग्राउंड पे ले जाने के बाद आपको सबमिट करने की कोशिश करते हैं, राइट। दे विल ट्राई टू फाइंड योर बैक, एंड वंस दे गेट योर बैक, यू आर ऑलमोस्ट डन। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, है ना। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, स्ट्राइकिंग गुड इनफ है, पावर बहुत शानदार है, वन पंच नॉकआउट पावर है गिलबर्ट बर्न्स के पास भी। जहां तक इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि एक्चुअली स्ट्राइकिंग में होरे मासविदाल बेहतर है, इस बात पे कोई शक नहीं है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि गिलबर्ट बर्न्स, मेरा मानना है कि होरे मासविदाल से ज्यादा तेज स्ट्राइकर है। ठीक है, जहां तक वीकनेस की बात है, चिन थोड़ा सा इशू कर सकती है। आप कहोगे कि हमजद के खिलाफ नहीं गई, बट पहले हमने पास्ट में देखा है कि चिन का इश्यूज थे, बट जैसे ही वो 170 में आया तो वो सारे इशूज चले जाते हैं, मतलब दिख नहीं रहे। तो ये कह सकते हैं हम कि शायद वो वेट कट जो था आपका पुराना वाला 155 का, उसकी वजह से चिन के इशू थे, है ना। एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ। और एक और कमजोरी जो है गिलबर्ट बर्न्स की, वो यह है कि गिलबर्ट बर्न्स का डिफेंस वीक है स्ट्राइकिंग में। गिलबर्ट बर्न्स बहुत, क्या कहते हैं, बहुत डैमेज लेता है, राइट। और डैमेज जो है ना,
वो ना सिर्फ आपको उस फाइट में कमजोर बनाता है, बल्कि आगे आने वाली फाइट में आपकी रिकवरी प्रोसेस को लंबा करता है। तो ये कमी है। वैसे देखा जाए तो आज के फॉर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से दोनों फाइटर लगभग बराबर है। बट जो फॉर्म के हिसाब से देखा जाए कि आज कौन फॉर्म में है कौन फॉर्म में नहीं है, तो साफ साफ कहा जा सकता है कि गिलबर्ट बर्न्स फॉर्म में है और होरे मसविदाल फॉर्म में नहीं है। इसलिए ये फाइट गिलबर्ट बर्न्स को जीतनी चाहिए। पर दोस्त, होरे मासविदाल कैसे लोग जो होते हैं ना, जो मट्टी धरती पकड़ होते हैं, जो जमीन से आते हैं, उनको कभी जिंदगी में ना अंडर एस्टिमेट मत करना। तो उन लोगों को लगता है जिसमें वो लोग जो उनको लगता है कि 100% फाइट गिलबर्ट बर्न्स जीतेगा, मैं उनको बता दूं कि जरूरी नहीं है। ये फाइट 55-45 है, बहुत क्लोज है। ठीक है, बट गन टू दी हेड, हार्ट, मेरा दिल कहता है कि जॉर्ज को जीतना चाहिए। मेरा दिमाग कहता है कि गिलबर्ट बर्न्स को जीतना चाहिए। मेरे पास पैसा होता तो वो होरे मासविदाल पे लगाया जाता। आप बताइए, आपका दिल दिमाग और क्या कहता है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है ना? मेरे पास होता तो भी मैं कुछ नहीं उखाड़ पाता। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट चंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे।